नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। देखिए जिलों पर तो कहीं ना कहीं खटपट दिखती है। देखिए एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो ये जितने पत्रकार साथी हैं हमसे तो मिलते ही हो, दूसरी पार्टी के लोगों से ही मिलते हो। आप खुद बताओ, समाजवादियों ने ईमानदारी से मदद की कांग्रेस की कि नहीं की? हमेशा करती है। आज का अगर लेख पढ़ा हो आपने, एक अखबार में लेख आया है, हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहेगा और कांग्रेस को भी साथ लेकर के रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि मैं हमेशा चुनाव आयोग की शिकायत करता हूँ। अरे पहले ये बात तो खत्म हो जाए, जो असली बात है ये वाली। तो कांग्रेस के साथ जैसा गठबंधन था वैसे ही रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, हम और सब लोग मिलकर तय ये करेंगे कि जो सीट जीते उसी पर सीट लड़ी जाएगी, वही दल लड़ेगा। और यही मूल भावना थी जब गठबंधन बना था। नीतीश कुमार जी और सबने मिलकर के यही तय किया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमें उम्मीद है कि हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमेरिका से लगातार प्रवासी भारतीय आ रहे हैं और आज प्रतुल प्रधान ने खुद बेड़िया डालकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री भी हुआ है अमेरिका और उसके बावजूद? तो आप क्या चाहते, बेड़ियां पहन के यहाँ भी आते ही है? खैर, भारत का जो नाम था, भारत जिस तरीके से दुनिया में अपने परिचय देता रहा है, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो हमारे भारतीय लोगों की प्राइड थी, मुझे याद है आज से करीबन 10-15 साल पहले मैं यूके गया था एक डेलीगेशन में, और उस डेलीगेशन में बहुत सारे आज जो मंत्री वो भी थे उस डेलीगेशन में। तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग नौकरी करने आए थे आज वो अंग्रेजों को नौकरी दे रहे हैं। उनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली हैं। और अगर आप भारत के लोगों का वहां देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। पॉलिसी मेकर बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग चर्चा करते थे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कईयों के सीईओ भारतीय हैं, उसका हमें गर्व होता था। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकाम डिप्लोमेसी और नाकाम इनकी सरकार, कि हमारे भारतीयों को पहले तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके, मजबूरी में रिश्तेदारों से पैसा लेकर के, उधार लेकर के, और विदेश जाना पड़ रहा है। और जब वहाँ विदेश में ये व्यवहार हो रहा है तो बेड़ियां और क्या क्या पहन करके अपमानित होकर के आना पड़ रहा है। ये नाकाम सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले तो भारत छोड़ना पड़ रहा है और इतना अपमानित होकर के उन्हें आना पड़ रहा है। ये पूरे जिम्मेदार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, वक्फ बिल संशोधन पर क्या, जिस तरह से इस तरह का काम बीजेपी जानबूझ करके करती है, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में बहस चलती रहे। और जो बुनियादी सवाल हैं, मान लीजिए गन्ने की कीमत है, यहाँ का हर किसान ये चाहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने मांग की है कि हमारे गन्ने की कीमत ये हो। तो कहाँ गन्ने की कीमत बढ़ा रही हैं लोग? खाद डीएपी वगैरह सस्ती हो, कीटनाशक दवाइयाँ सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, इलाज सस्ता हो, नौकरी रोजगार मिले, तो इन पर बहस ना हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है। और पड़ोसी भी यूसीसी ले आया, वो इसीलिए ले आया कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट ही नहीं करना उन्हें। क्या डेवलपमेंट हो रहा बताइए आप? देहरादून आगे जा रहा है, नैनीताल की तरफ वाले पीछे जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। और देख लेना, एक दिन आवाज उठेगी, नैनीताल के आसपास के लोग जिनको विकास नहीं से जोड़ रहे हैं, वो कहेंगे यूपी में हमें जोड़ दो। वो दिन आएगा, देख लेना। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूंगा मैं ये बात, कि विकास तो थोड़ा बहुत यहाँ कर ले रहे हैं और नैनीताल वगैरह कोई विकास नहीं, वहाँ पौड़ी गढ़वाल में कोई विकास नहीं, मुंशियारी के आसपास कोई विकास नहीं, चीन से जहाँ हमारी सीमा लगती है कोई विकास नहीं। हमने सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक 6 लेन, बनाई नहीं अभी तक सड़क। बताइए आप, यूपी का बजट पेश होना है, क्या उम्मीद करते हो एक योगी जी से?
जो झूठ बोलते हैं वो क्या बजट देंगे? पानी तो साफ नहीं कर पाए। वहाँ नहाने वाला पानी कैसा है सोचिए, स्नान वाला। एनजीटी ने कहा, हमने तो नहीं कहा। वो बैक्टीरिया आता कहाँ से बताओ हमारे पत्रकार साथी? वो बैक्टीरिया आता कहाँ से? नहीं, गंदे नाले से नहीं आता है, ये जानते हैं। कहाँ से आता है? जो सुबह सुबह गंदगी आप और हम करते हैं उससे आता है। नहीं बोलना चाहिए हमें। जो बैक्टीरिया का काउंट बताया है वो उसी से आता है, जो नाला और गंदगी, जो शौचालय नहीं बने उससे। जल्दी पूछो। महाकुंभ को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है, पिछले इतने समय से महाकुंभ होता हुआ है, लेकिन आज तक कभी वो नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उसको सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका ना मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो न ट्रैफिक जाम होते, न इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, न स्टेशनों पे इतने लोगों की जान जाती। मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये सिर्फ क्या मुल्ला बनाना चाहते हैं, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज़्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो करके जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुआ है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी को और बाकी उनके सदस्यों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माँ गंगा में, हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। ये जितने लोग पापी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जाएं संगम में डुबकी लगाएं, जिससे कम से कम उनके पाप धोए जा सके। कि बजट्स में उनके लिए क्या है वो शायद नहीं बता पाएंगे। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है और कोई स्थान सरकार ने नहीं बताया जहां पर आय दोगुनी हो जाएगी। तो हमारे किसान की हालात क्या है? इसी तरह नौजवान भी बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो रहा है, न नौकरी न रोजगार। और हमने आपने देखा कि जो ये कहते थे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे,
जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बन गए, जो ये कहते थे कि हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो ये कहते थे कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्या ये किसी देश ने अपने नागरिकों को ऐसे देखा होगा कि बीड़ियां लगा करके आए हों, हथकड़ी लगा करके आए हों, और जो खबरें मिल रही हैं अखबारों के माध्यम से कि कितने घंटों उन्हें वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, जो नौजवान हैं वो बीड़ियां नहीं खोल सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है। अगर धार्मिक रूप से हम किसी चीज को अपनाते हैं या वो हमारा पहनावा है तो उससे भी छेड़खानी या उससे भी पूरा हमारे धर्म के हिसाब से हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको ये सरकार मित्र बोलती थी, क्या उस ताकतवर देश ने हमारे देश के लोगों को अपमानित नहीं किया? क्या अब दुनिया में डंका नहीं बज गया बेड़ियों का और हथकड़ियों का? मैंने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री जी पिछली बार और हीरा लेकर के गए थे, इस बार कम से कम बेड़ियां और हथकड़ी ले जाते या चेन ले जाते, जिससे याद आया था सरकार को कि सरकार क्या कर रही है हमारे नागरिकों के साथ व्यवहार। एक तरफ हमारे देश के लोग अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम पूरा बाजार उन्हें दे रहे हैं, हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में है। मैं मोबाइल पे द नॉर्थ फेस देख रहा हूं, वो भी उन्हीं का है, मोबाइल भी इसमें ज्यादातर उन्हीं के होंगे, ये तो चीन का दिखाई दे रहा है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना ध्यान नहीं देंगे, जो सपना दिखाया कि हमारा भारत में मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया का जो सपना पूरा नहीं हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि हम बाजार बन के रह गए। सब बाजार में चीजें आई जा रही हैं। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो सोचेगा कि हमारा देश मजबूत कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे हमारी अच्छी हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में नौकरी कैसे हो, रोजगार कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोगों की इमोशन से कैसे खेला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा, प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या, जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो, क्योंकि कब धरती बनी, कब ये हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। और फिर सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था कुंभ का आयोजन। ये कह रहे हैं महाकुंभ, और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन, या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है। और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? हम शादी के कार्यक्रम में क्या हम ये मुनाफे का कार्यक्रम समझ सकते हैं क्या? जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उसमें मुनाफा ढूंढ रही सरकार। सोचिए, कह रही अगर हमने पैसा इतना खर्च किया है तो हमारी अर्थव्यवस्था को इतना लाभ पहुंचेगा। इनका गणित भी पता नहीं कैसा है, इनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका भी पता नहीं कहाँ है, कहां से सीख करके आए हैं। कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़, ये कौन से मेथड से इकोनॉमी में फायदा होने जा रहा है, ये बताएं हमें। और फिर हम तो कह रहे हैं 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 70 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सरकार अभी भी गिनती कम बता रही है, और गिनती जानबूझ करके इसलिए बता रही है क्योंकि अगर इन्हें स्टडी करनी पड़ गई मैनेजमेंट की और व्यवस्था की, उसकी पोल न खुल जाए। 70 करोड़ लगभग लोग स्नान कर चुके हैं। हम तो कहेंगे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी स्नान नहीं कर पाए, पुण्य कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी नहीं स्नान कर पाए। उनकी भी इच्छा है कि आखिरी में वो भी स्नान कर लें। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए, जिससे ये लोग भी स्नान कर सकें। और हर एक हम लोगों को कुछ ना कुछ हर एक से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम लोगों ने भी इस कुंभ में सीखा है, स्नान करते हुए कपड़े पहन करके।
स्नान हम करें तो कपड़ा पहन करके ही स्नान करें। तो हम लोगों को किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो जहां ये धार्मिक इसका पहलू है, जहां सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और फिर क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात, दो दो रात गुजारिएगा, लोगों की जान गई है, लोग निकल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग तो हाउस अरेस्ट रहे हैं। दो दो मुख्यमंत्री प्रदेशों के जाम खुलवा रहे थे, जो ट्रैफिक का काम एक सिपाही करता है। दो स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता के इमोशन से खेल रहे हैं बीजेपी के लोग। कह रहे हैं कि ये इस जीवन में पहली बार मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका शायद ना मिले। इसलिए जो हमारी भोली भाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। और अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं। और हमारे आज के जमाने में सब गूगल और इस नई नई चीजों से सब पता कर लेते हैं। एनजीटी ने जो कहा है वो बैक्टीरिया आता कहां से आप भी जानते हो। जब इन्हें इतना मौका मिला तो नाले क्यों नहीं रोके इन्होंने गंगा जाने में? अगर नाले रुक गए होते और सही तरीके से शौचालय बनाए होते, हालांकि बीजेपी का अपना सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। जो बीजेपी के शौचालय बनते हैं उसमें पानी नहीं होता है। और आज एनजीटी ने साबित कर दिया है कि इनकी जो व्यवस्था थी वो खराब थी, ये व्यवस्था नहीं बना पाए, जिसका परिणाम ये है कि संगम में और उस इलाके में भी जो बैक्टीरिया काउंट है बहुत ज्यादा है। वो पीने लायक तो, स्नान करने लायक तो भूल जाइए, और भी खराब है। और खुशहाली के रास्ते पे हम सब लोग मिलकर के चलें। समाजवादी पार्टी की हमारी जनता सब लोग मिलकर के मदद करें। लगातार 403 में 420 ही नहीं चलेगी लगातार। आप देखिए, बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अलग है। वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आप कई पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने यह भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा माँ बेटी किस तरीके से, आप महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने, और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। अभी योगी जी का एक बयान आया है नया कि हम यहाँ भजन गाने नहीं आए हैं, शासन चलाने आए हैं, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर भजन सुनने नहीं आए तो भजन गा के सुना दो कोई। कि अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे हैं? अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे। तो गोरखपुर जाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर गोरखपुर ही जाना है तो चले जाओ। और फिर भजन तो ऐसा है, जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लोग भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है। इसलिए ये लाइन पकड़ी उन्होंने कि हम भजन करने नहीं आए। अरे भाई, स्नान करने गए थे आप कपड़ों में, ये किसको सिखा रहे थे कि धार्मिक स्नान कपड़ों में होता है? किसको सिखा रही थी सरकार, बताइए आप? राजनीतिकरण किसने किया उस कुंभ का? और हर काम वो राजनीतिकरण करते हैं। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो तो उसमें भी बीजेपी लाभ लेना चाहती है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें भी पॉलिटिकल कार्यक्रम कर देते हैं लोग। और ये तो रिलीजियस था हमारा आपका, और ये बुलाने से नहीं आता है कोई, वहां बुलाने से नहीं आते हैं, स्वयं लोग जाते हैं। हजारों साल से ये परंपरा चली आई है, लोग स्वयं जाते हैं, कभी किसी को इनविटेशन नहीं देते हैं। तो ये नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। अगर गोरखपुर जा रहे हैं तो जाइए गोरखपुर, किसने रोका है? विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी के लोग जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ा के उनको कहते हैं मौलाना बनो। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। जहां तक पढ़ाई के सवाल है,
समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। ये जो डायल 100 है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं, हम लोग कन्या विद्याधन देने वाले लोग हैं, हम लोग बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए करते हैं। इस सरकार में इनको समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते जाए। कुंभ मेले में आप लोग गए थे, योगी भी गए थे, आपने स्नान किया, आपकी फिटनेस को लेकर योगी को काफी ट्रोल किया गया है, क्या नहीं, फिटनेस का तो ऐसा है, कई फोटो चला दी। अब मैं कपड़े कैसी फोटो आजकल जमाना बड़ा खराब है। ये जो नई चीज आ गई है AI ये भी खराब है। और मैंने जैसा आपसे कहा कि स्नान कपड़े पहन के नहीं लिया जाता है। ये नई परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? अखिलेश जी, 2027 को लेकर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से ही गठबंधन जो है आपका कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं खटपट नजर आती है दोनों दलों। कोई खटपट नहीं है। स्थानीय स्तर पर अगर देखें जिलों पर तो कहीं ना कहीं खटपट दिखती है। देखिए, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो ये जितने पत्रकार साथी हैं हमसे तो मिलते ही हो, दूसरी पार्टी के लोगों से ही मिलते हो। आप खुद बताओ, समाजवादियों ने ईमानदारी से मदद की कांग्रेस की कि नहीं की? हमेशा करती है। आज का अगर लेख पढ़ा हो आपने, एक अखबार में लेख आया है, हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहेगा और कांग्रेस को भी साथ लेकर के रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि मैं हमेशा चुनाव आयोग की शिकायत करता हूँ। अरे पहले ये बात तो खत्म हो जाए, जो असली बात है ये वाली। तो कांग्रेस के साथ जैसा गठबंधन था वैसे ही रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, हम और सब लोग मिलकर तय ये करेंगे कि जो सीट जीते उसी पर सीट लड़ी जाएगी, वही दल लड़ेगा। और यही मूल भावना थी जब गठबंधन बना था, नीतीश कुमार जी और सबने मिलकर के यही तय किया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हमें उम्मीद है कि हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमेरिका से लगातार प्रवासी भारतीय आ रहे हैं और आज प्रतुल प्रधान ने खुद बेड़िया डालकर विधानसभा के विरोध प्रदर्शन किया। कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री भी हुआ है अमेरिका और उसके बावजूद? तो आप क्या चाहते हैं, बेड़ियां पहन के यहाँ भी आते ही है? खैर, भारत का जो नाम था, भारत जिस तरीके से दुनिया में अपने परिचय देता रहा है, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो हमारे भारतीय लोगों की प्राइड थी, मुझे याद है आज से करीबन 10-15 साल पहले मैं यूके गया था एक डेलीगेशन में, और उस डेलीगेशन में बहुत सारे आज जो मंत्री वो भी थे उस डेलीगेशन में। तो वहां की जो फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग नौकरी करने आए थे आज वो अंग्रेजों को नौकरी दे रहे हैं। उनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली। और अगर आप भारत के लोगों का वहां देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, पॉलिसी मेकर बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग चर्चा करते थे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कईयों के CEO भारतीय हैं, उसका हमें गर्व होता था। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकाम डिप्लोमेसी और नाकाम इनकी सरकार, कि हमारे भारतीयों को पहले तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके, मजबूरी में रिश्तेदारों से पैसा लेकर के, उधार लेकर के, और विदेश जाना पड़ रहा है। और जब वहां विदेश में ये व्यवहार हो रहा है तो बेड़ियां और क्या क्या पहन करके अपमानित होकर के आना पड़ रहा है। ये नाकाम सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले तो भारत छोड़ना पड़ रहा है और इतना अपमानित होकर के उन्हें आना पड़ रहा है। ये पूरे जिम्मेदार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, वक्फ बिल संशोधन पर क्या, इस तरह का काम बीजेपी जानबूझ करके करती है जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में बहस चलती रहे। और जो बुनियादी सवाल है, मान लीजिए गन्ने की कीमत है,
यहाँ का हर किसान ये चाहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने मांग की है कि हमारे गन्ने की कीमत ये हो, तो कहाँ गन्ने की कीमत बढ़ा रही हैं लोग। खाद डीएपी वगैरह सस्ती हो, कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, इलाज सस्ता हो, नौकरी रोजगार मिले, तो इन पर बहस ना हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है। और पड़ोसी भी यूसीसी ले आया, वो इसीलिए ले आया कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट ही नहीं करना उन्हें। क्या डेवलपमेंट हो रहा बताइए आप। देहरादून आगे जा रहा है, नैनीताल की तरफ वाले पीछे जा रहे, पिछड़ रहे हैं। और देख लेना एक दिन आवाज उठेगी, नैनीताल के आसपास के लोग जिनको विकास नहीं इससे जोड़ रहे हैं, वो कहेंगे यूपी में हमें जोड़ दो। वो दिन आएगा, देख लेना। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा मैं ये बात कि विकास तो थोड़ा बहुत यहाँ कर ले रहे हैं, और नैनीताल वगैरह कोई विकास नहीं हुआ, औड़ी गढ़वाल में कोई विकास नहीं, मुंशियारी के आसपास कोई विकास नहीं, चीन से जहां हमारी सीमा लगती है कोई विकास नहीं। हमने सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपुलेक 6 लेन, बनाई नहीं अभी तक सड़क। बताइए यूपी का बजट पेश होना है, उसके लिए लोग आ रहे हैं। क्या उम्मीद करते हो एक योगी जी से जो झूठ बोलते हैं? वो क्या बजट देंगे? पानी तो साफ नहीं कर पाए। वहां नहाने वाला पानी कैसा है सोचिए, स्नान वाला। एनजीटी ने कहा, हमने तो नहीं कहा। वो बैक्टीरिया आता कहां से बताओ हमारे पत्रकार साथी, वो बैक्टीरिया आता कहां से? नहीं, गंदे नाले से नहीं आता, ये जानते हैं। कहां से आता है? जो सुबह सुबह गंदगी आप और हम करते हैं उससे आता है। नहीं बोलना चाहिए हमें। जो बैक्टीरिया का काउंट बताया है वो उसी से आता है, जो नाला और गंदगी, जो शौचालय नहीं बना। मेरे पत्रकार साथियों बहुत धन्यवाद। लोगों के इमोशन से कैसे खेला जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा, प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, महा आयोजन हो रहा है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जानना चाहें, किसी एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से कुछ जानना चाहें कि ये पहली बार हो रहा है क्या, जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं। कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो 144 वर्ष के बाद ना होता हो, क्योंकि कब धरती बनी, कब ये ग्रह हमारे प्लैनेट्स बने, कब यूनिवर्स बना होगा। और फिर सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था कुंभ का आयोजन। ये कह रहे हैं महाकुंभ, और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू, अपने पैसे की ताकत से, अपने पत्रकार साथियों के दबाव बना करके कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने ही शुरू किया है। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने ही शुरू किया है। और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? हम शादी के कार्यक्रम में क्या हम ये मुनाफे का कार्यक्रम समझ सकते हैं क्या? जो कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, उसमें मुनाफा ढूंढ रही सरकार। सोचिए, कह रही अगर हमने पैसा इतना खर्च किया है तो हमारी अर्थव्यवस्था को इतना लाभ पहुंचेगा। इनका गणित भी पता नहीं कैसा है, इनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका भी पता नहीं कहाँ है, कहाँ से सीख करके आए हैं। कभी 2 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़। ये कौन से मेथड से इकोनॉमी में फायदा होने जा रहा है, ये बताएं हमें। और फिर हम तो कह रहे हैं 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 70 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सरकार अभी भी गिनती कम बता रही है, और गिनती जानबूझ करके इसलिए बता रही है क्योंकि अगर इन्हें स्टडी करनी पड़ गई मैनेजमेंट की और व्यवस्था की, उसकी पोल न खुल जाए। आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहें एलआर न्यूज के साथ।